और नमस्कार सर, वेलकम। इस गर्मजोशी के साथ इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप वेलकम है सभी सर, को वेलकम। धन्यवाद। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज जो मकर संक्रांति या लोहड़ी का जो एक मतलब शुभ पावन एक पर्व होता है, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से, ऑल यूटेक फैमिली की तरफ से, यूटेक मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपका जोश और जिस वे में आप काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन आप दिखा रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। तो वही जोश और वही आपका डेडिकेशन है जिसकी बदौलत आज यूटेक इस मुकाम पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि चांदना सर ने मेरे को बताया कि सर आप आके और मेरी टीम को मतलब एक लीगल के बारे में कुछ बताइए। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को ये मतलब बताना चाहूंगा, या जो क्वेश्चंस रेज होते हैं अपने सामने कि कंपनी कैसे, कितना दिन चलेगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी एमसीए लिस्ट जो एमसीए की जारी की है उसमें कंपनी का नाम नहीं है, ये मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपने सामने आते रहते हैं, अपने को फेस करते रहना पड़ता है। तो उससे पहले मैं आप सभी को, देखो हो सकता है 15 से 20 मिनट का जो सेशन है कहीं मतलब कुछ लोगों को बोरियत लगे, क्योंकि लीगल का मैटर है। आप में से बहुत कुछ जानते होंगे अच्छी तरीके से, हो सकता है कि बहुत कुछों को पता भी ना हो। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप सभी मतलब बिल्कुल ध्यान पूर्वक चीजों को चाहे नोट डाउन करें अगर आप नहीं जानते हैं, और बाकी ध्यान से सुने। आपके फौरी तौर पे यानी कि सारी चीजें समझाने की मैं कोशिश करूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज आप सभी हम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हैं, चाहे वो कंपनी हो या डायरेक्ट सेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो। हम मतलब एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को जैसा कि विदित है कि 19 सितंबर 2016 को एमसीए द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि कैसे इस बिजनेस को रन किया जाएगा। वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये बिजनेस रन करना है। ये मतलब उस टाइम एमसी डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन रिलीज की थी। अब बात आती है कि उस डे के बाद में यानी कि बिजनेस रन करता हुआ आज तक चला आ रहा है। बीच बीच में और भी कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ 2019 में भी हुए। और जो लेटेस्ट जो फाइनली मतलब जो गाइडलाइन रिलीज की या जो गाइडलाइंस अप्लाई की, वो 28 दिसंबर 2021 को एक एमसीए डिपार्टमेंट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि अब जो भी ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का, वो इन गाइडलाइंस के तहत आगे रन होगा। और उसमें 90 दिन का यानी कि 19 डेज का एक टाइम दिया गया था जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी थी उनको उन गाइडलाइन को फॉलो करने का, कि आप सारी जो भी कंप्लायंस हैं आप कंप्लीट करिए, इसके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस रन करना है। सारी कंपनियां अपने आप को उस तरीके से यानी कि सबमिशन करते हुए नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और अपना बिजनेस रन कर रही है। अब बात आती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो गाइडलाइन है उन पे हम कुछ थोड़ा सा फौरी तौर पे एक नजर डालें। और मैं ये और बता दूं कि आपको कि 28 दिसंबर 2021 के बाद में 24 जनवरी 2022 को एक यानी कि एमसीए द्वारा एक वापस गाइडलाइन जारी की गई, एक मतलब प्रेस विज्ञप्ति एक रिलीज की गई कि 28 दिसंबर 2021 से पहले यानी कि 24 जनवरी 2022 को 28 दिसंबर 2021 से पहले की जो भी एमसी डिपार्टमेंट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, वो नल एंड वॉइड यानी कि इस डेट से पहले की सारी की सारी एक तरीके से ये मान के चलिए कि शून्य या जीरो कर दी, यानी उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब बात उठती है कि 28 दिसंबर 2021 को जो गाइडलाइन जारी की गई, उसके बाद में उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन गाइडलाइन में जो भी मतलब मेंशन किया गया उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस चलेगा। उससे पहले का जो भी गाइडलाइन थी वो खत्म। अब मैं आपको सबसे पहले, आप जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, क्योंकि गूगल बाबा आजकल काफी कुछ चीजें मतलब मैं ऑथेंटिक तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी कुछ चीजें अपने को मतलब बता सकता है, बता देता है। हालांकि ऑथेंटिक चीज तो जो डायरेक्ट सेलिंग या जो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके द्वारा जो गाइडलाइन है रिलीज की गई है, उसी के अकॉर्डिंग अपन
डिस्कस करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि काफी चीजें गूगल पर अपने हिसाब से वो कैसे क्या उन पे जो भी स्टोर करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, आप सभी जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 या पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जिसको कि अपन एलएलपी बोलते हैं 2008 के तहत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब इसका मतलब निकलता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कोई भी कंपनी कर रही है तो वो कंपनी अधिनियम 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 यानी कि एलएलपी के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब अगर इनके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा काफी कंपनियां एक प्रोप्राइटरशिप पर भी चल रही थी या चल भी रही हैं, ये भी हो सकता है। तो यानी कि इन तीनों के अलावा अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक यानी कि लीगल एंटिटी नहीं है। सेकंड आता है कि उसका इंडियन टेरिटरी के अंदर यानी कि भारत में एक फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, निश्चित तौर पर एक होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो कंप्लायंस कंप्लीट नहीं करती। कंपनी कभी भी मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम में शामिल नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा कि काफी लोग बोलते हैं पिरामिड या मनी सर्कुलेशन ये है वो है, मतलब तो उस पर मैं आपको फोकस करके थोड़ा सा बताऊंगा कि एक्चुअल में पिरामिड होता क्या है, मनी सर्कुलेशन होता क्या है। नेक्स्ट, डायरेक्ट सेलर्स के साथ में प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने या बेचने की पेशकश करने के लिए ऑथराइजेशन यानी कि एग्रीमेंट रिटन में होना चाहिए। यानी कि कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है तो जो मैन्युफैक्चरर है या जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कंपनी के साथ में, जो उसका मैं और आगे बताऊंगा आपको, तो यानी कि रिटर्न में ऑथराइजेशन एग्रीमेंट एक होना चाहिए। जैसे एमओयू वगैरह ये साइन करते हैं कंपनी अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, किसी से मैन्युफैक्चर कराती है तो वगैरह वगैरह ऐसी चीजें, तो उनके ऊपर ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। डायरेक्ट सेलर के पास में कंपनी द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड फिजिकली एड्रेस के साथ होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हैं। अब ये चीज सारी आप एक ये मान के चलिए कि कंपेयर करके, यानी कि यूटेक जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप जस्टिफाई कर सकते हैं इन चीजों को। आईडी कार्ड है, आप सभी के पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं फिजिकली उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये यूटेक के मार्फत में आपको बता रहा हूँ। और ये भी सुनिश्चित होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलर्स द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स अप्लाइड लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना हो जो भी कंपनी सेल कर रही है वो कहीं प्रोहिबिटेड लिस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने डाला हुआ हो, जैसा कि डीजल पेट्रोल या वाइन वगैरह ड्रग्स। तो ऐसी चीजें अगर कोई कंपनी लेके आती है तो मतलब राइट नाउ जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो लीगल एंटिटी नहीं रह जाती, अगर कोई भी प्रोहिबिटेड लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट है उनको अगर कोई कंपनी सेल करती है। नेक्स्ट आता है कि प्रत्येक कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी वेबसाइट पर यानी कि साफ सुथरे उसमें क्लीन एंड इजी वे में कंपनी का नाम, पता, शाखा, कस्टमर, कंज्यूमर नंबर, हेल्पलाइन यानी कि जो मेल आईडी वगैरह ये दर्ज होनी चाहिए। और दर्ज कराई गई किसी भी शिकायत के लिए टिकट संख्या या मेल के मार्फत या जो भी वे है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो अप का सिस्टम होना चाहिए। जो भी आप देख सकते हैं कि आज यूटेक के आप यानी कि आपके पास मेलिंग सपोर्ट है, कस्टमर केयर है, व्हाट्सएप है। बात आती है, नेक्स्ट आती है रिफंड पॉलिसी। कंपनी के यानी कि रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए, एक्सचेंज पॉलिसी, शिपमेंट यानी कि शिपिंग जो भी चार्ज है, पेमेंट मेथड, पेमेंट कैंसिलेशन प्रोसेस संबंधित क्लियर जानकारी होनी चाहिए। और ये आप अपने साइट पे जाकर देख भी सकते हैं। और जो भी कंप्लायंस है हम यानी कि उनको सटीक रूप से 100% फॉलो करते हुए चल रहे हैं। अब कोई भी जैसे मान लो आपने कंप्लेन रजिस्टर्ड कराई तो उसका यानी कि टिकट संख्या या मेल पर उसका रेस्पॉन्स या आपका फॉलो अप जो भी लीडर्स के मार्फत ये कंपनी मैनेजमेंट ने जो भी सिस्टम किया हुआ है वो होना चाहिए। और उसके मार्फत आपका जो भी कंपनी का यानी कि कोई प्रोडक्ट रिफंड का, एक्सचेंज का, या उसमें यहाँ तक कि इवन ये मान के चलिए कि उसमें कितना शिपिंग चार्ज है वो सारी चीजें मेंशन होना चाहिए। प्रोडक्ट सर्विसेज की कुल ब्रेकअप प्राइस या डिलीवरी शुल्क, डाक टिकट हेल्डिंग यानी कि कितना किस प्रोडक्ट पर कितना
चार्ज लग रहा है वह भी मेंशन होना चाहिए अगर उसको वसूल रहे हैं। और अगर वो प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड किया हुआ है तो कोई बात नहीं। यानी कि अगर आप ले रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आप मेंशन कुछ कर रहे हैं और यानी कि चार्ज कुछ और वसूल कर रहे हैं, व्हीकल चार्जेज वगैरह। तो ये सारा कुछ यानी क्लियर मेंशन होना चाहिए। शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा 48 आवर्स के अंदर यानी कि वर्किंग आवर कंप्लेंट एक्सेप्ट करने का यानी कि वे जो भी यानी कि कंपनी जो भी मॉड्यूल लेके चल रही है उसके अकॉर्डिंग डिजिटली यानी कि मेल वगैरह कस्टमर केयर या जो भी टिकट जनरेट सिस्टम होता है तो उसमें 48 आवर के अंदर वो एक्सेप्ट होना चाहिए यानी कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। और 30 डेज का डिस्पोज टाइम होता है यानी कि आपको 30 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करना ही होगा। अगर आप उसको 30 डेज में नहीं कर पाते हैं तो टाइम एक्सटेंड करने के लिए आपको कॉज रेज करना होगा। यानी कि वो रीजन बताना होगा कि हम इस जो भी यानी कि क्वेरी रेज हुई उसको आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, या हमारे पास 30 डेज के अंदर उसको रिजोल्व करने का यानी कि टाइम उससे ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड रखेगी जिसमें नाम, पता, ईमेल, संपर्क नंबर आदि दर्ज हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यूटेक में जैसे ही आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर सारी चीजें मेंशन आपको करना पड़ता है। प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज का विज्ञापन उपयोगिता के अनुसार ही करेगी, बढ़ा चढ़ाकर नहीं करेगी। ये चीज भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। काफी चीजें तड़क भड़क जैसे होती है कि बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश किया जाता है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। कोई भी कंपनी या डायरेक्ट सेलर्स झूठा प्रतिनिधित्व यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। अब वो चाहे एक लीडर यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के अंदर चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर है चाहे कंपनी है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगी कि अपने को कोई जैसे कि मैं कंपनी का फला बोल रहा हूँ या आप ऐसे करिए वैसे करिए। काफी कंपनी के एमडी सीएमडी बन के बात करते हैं, काफी मान लो कि सर मैं चांदना सर बोल रहा हूँ, अब चांदना सर है या नहीं है, बात कौन कर रहे हैं वो बन के। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी कंपनी की या डायरेक्ट सेलर्स की ही होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि प्रमाणिकता यानी कि प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है या प्रोडक्ट सेल करने लायक है या नहीं है, कहीं प्रोमोटेड लिस्ट के अंदर तो नहीं है, ये कंपनी की और कंपनी के जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी द्वारा कानूनी रूप से अपनाई गई प्रथाओं या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की निगरानी कंपनी खुद करेगी। यानी कि उसका कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ना हो जो इलीगल वे में चला जाए, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीगली होना चाहिए और उसका पूरी तरीके से उसकी जिम्मेदारी कंपनी की यानी कि कंपनी मैनेजमेंट की रहती है। प्रत्येक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सभी डायरेक्ट सेलर्स की पहचान का रिकॉर्ड रखेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी पहचान यानी कि आपका वहां पर प्रोफाइल में फोटो भी रहता है, रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तब आपकी सारी डिटेल उसमें मेंशन की हुई होती है। डी लिस्ट किए गए डायरेक्ट सेलर्स की सूची वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। अब कितने यानी कि अगर कंपनी ने कोई डी लिस्ट किया हुआ है यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की कोई आईडी अगर ब्लॉक की हुई है या उसको अपने यहाँ से डी लिस्ट किया हुआ है, तो उसकी भी सूचना अगर कोई मांगता है तो वेबसाइट पर या मेल के थ्रू यानी कि वो एक तरीके से पब्लिक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन यानी कि एनसीएस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की प्रक्रिया का हिस्सा रहेगी या बनेगी। अब आपको मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा कि हाल ही में जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनकी सबमिशन होती है एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करता है एनसीएस नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। यानी कोई भी क्वेरी जनरेट होती है कंपनी के खिलाफ में तो एनसीएच में जाके उसकी कंप्लेन होती है। तो ये उसके बारे में है। नेक्स्ट आता है आयुर्वेदिक, सिद्ध और कानूनी दवाओं या होम्योपैथिक औषधियों सहित औषधियों या बिक्री के प्रयोजन के लिए औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की यानी कि 23 धारा के अधीन जारी अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि 1940 में एक एक्ट मतलब 1940 के नाम से एक एक्ट आया था, उसमें जो प्रसाधन सामग्री अधिनियम है, औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम के नाम से, उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उसके साथ अपना जो भी टाई अप एमओयू वगैरह होता है
अगर कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके खुद के पास होना चाहिए। ये इसके बारे में है। नेक्स्ट आता है संवेदनशील वैयक्तिक डाटा से ऐसा संवेदनशील द्वारा यह जानकारी अभिप्रेत है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21 की धारा 43 के एक के अधीन समय समय पर विनिर्दिष्ट की गई हो। अब इसमें आता है कि संवेदनशील डेटा, अपने आईटी एक्ट के बारे में आप काफी जानते होंगे, तो उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर लेवल 1 की आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब मोबाइल नंबर या नाम वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि वो आपके द्वारा डायरेक्ट अप्रोच से कंपनी के पास आए। अगर आप सेकंड लेवल की बात करें तो वो आपके डायरेक्ट अप्रोच के अंदर नहीं होता, इसलिए हम उसकी सूचना आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो ये आईटी एक्ट का एक यानी कि इसमें मेंशन किया गया है कि आपको जो भी डेटा है वो मतलब उसको सिक्योर रखना है। नेक्स्ट आता है समस्त निवारण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, अनुच्छेद, स्थायी खाता, कर कटौती, संग्रह खाता संख्या, माल सेवा कर रजिस्ट्री, माल सेवा और माल सेवा कर विवरणी, आयकर विवरणी, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह। यानी कि कंपनी के जो भी आरओसी है, या आप जैसे कि काफी देखते होंगे एमसीए का, आप जैसे अपने गैलरी ऑप्शन में जाके जो भी चीजें मेंशन की गई हैं पीडीएफ में, ऑप्शन में आपको कंपनी का जैसे बिजनेस प्लान है, वहां पर कंपनी का पेन है, टेन है, या आरओसी है, या जो एमसीए का जो भी सबमिशन करते हैं उसका, और ऐसे करके वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ वहाँ पर, या कंपनी के जो भी हेड ऑफिस है वहां पर होना चाहिए। और उसका कोई भी, यानी कि जैसे जीएसटी नंबर क्या है, या कंपनी का आरओसी क्या है, कंपनी का टेन पेन, वो सारा का सारा विवरण यानी कि कोई भी देख सकता है कंपनी के हेड ऑफिस जाकर। कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, ये इसके बारे में बताया गया, यानी कि वो पब्लिकली उसको कोई भी वहां पर देख सकता है, जान सकता है, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कंपनी के द्वारा, अगर कंपनी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट, यानी कि 1940 का जो अधिनियम, औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम, अगर उसके अधीन अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर भी जैसे आपने एफएसएसआई वगैरह इसका आप अपने पास में रजिस्ट्रेशन है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ऐसे करके ओवरऑल अपने पास में, यानी कि कंपनी की गाइडलाइन क्या है उसके बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम ये जान पाए कि क्या कंपनी उनको फॉलो करते हुए चल रही है या नहीं चल रही। अब सवाल आता है कि ये सारी चीजें अगर आज हम इसको जस्टिफाई करें यूटेक के साथ में, जैसे कि आप फिजिकल ऑफिस, एनसीएच का आपके उसमें भी एनसीएच का भी डाला हुआ है, आपका आरओसी वगैरह, यानी कि जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे अपने ऐप पर प्रोवाइड हैं, वेबसाइट पर हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का मैं यानी कि जो मॉड्यूल है वो आपके सामने है। अब बात आती है ये सारी चीजें आने के बाद में कि क्या कंपनी जो बिजनेस नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही है, क्या जिनैन है। जैसे काफी क्वेश्चन आते हैं कंपनी का एमसीए लिस्ट में नाम नहीं है, या नहीं है। तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चन रेज होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मतलब गौर फरमाना चाहूंगा कि काफी देखो मार्केट के अंदर ज्ञानचंद भी होते हैं, काफी रायचंद भी होते हैं, राय देते भी रहते हैं। अब उनको खुद को नॉलेज होती कि नहीं होती। ज्ञान देना और राय देना ये एक इंडिया के अंदर मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों के पास स्कोप है फ्री फोकट में। तो अब उससे बचने के लिए, या मैं ये कहूं कि वो चीज गलत भी नहीं है, लेकिन उसको अगर अपन एक सही तरीके से लें तो उसके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए कि एक्चुअल में गाइडलाइन क्या है, या जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, हम उसको कैसे जस्टिफाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे एक क्वेश्चन रेज होता है कि कंपनी का नाम एमसीए लिस्ट में नहीं है, आप सभी के सामने आता होगा। तो मैं आप मतलब क्लियर कट समझ लें, और मैं
गई। उसके बाद में 24 जनवरी 2022 को एक मतलब प्रेस नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एमसीए के द्वारा कि 28 दिसंबर से पहले की जो भी गाइडलाइन है वो सारी की सारी ओवररूल या नल एंड वॉइड कह सकते हैं अपन, वो की जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग जो भी आज की डेट तक जो कंपनियां लिस्टेड हैं या जिनका नाम आप देख पाते होंगे यूट्यूब वगैरह या गूगल पर, लोग सर्च करके बताते हैं सर ये कंपनी इस नंबर पर है, वो इस गाइडलाइन के रिलीज होते ही सारी की सारी जीरो है। यानी कि इसके बाद में या इससे पहले जो भी कंपनी, चाहे वो 20 साल पहले की रन हो रही हो, चाहे वो 20 महीने पहले की हो, चाहे वो 20 दिन पहले की हो, यानी कि सबका लिस्टिंग जीरो है। ये गाइडलाइन जारी होने के बाद में सभी कंपनियों का केवल सबमिशन है वहां पर एमसीए के अंदर, किसी का कोई भी नंबर नहीं है। वो चाहे गाइडलाइन जारी होने से एक दिन पहले सबमिशन गया हो, चाहे वो 20 साल पहले की कंपनी हो। 90 दिन का जो टाइम दिया, उसमें जिन भी कंपनियों ने जो फॉर्मेलिटीज या जो भी कंप्लायंस कंप्लीट करनी थी उसमें सबमिशन डाला, और उसके बाद आज तक किसी भी कंपनी का कोई लिस्टिंग नहीं है। एनसी एनसीएच है वो इनकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये मतलब क्लियर कट होना चाहिए कि किसी भी कंपनी का आज दिन तक कोई भी नंबर या लिस्टिंग नहीं है। अब इसके लिए आपको यानी कि उसको कंट्राडिक्ट करना है उस क्वेश्चन को जो भी रेज कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 2021 को जो गाइडलाइन जारी की गई और 24 जनवरी 2022 को जो गाइडलाइन जारी की गई, उसको 2016 19 सितंबर 2016 को जो गाइडलाइन जारी की गई थी वो खत्म कर दी। इसलिए जो भी लिस्टिंग थी वो जीरो है, और इस डेट के बाद में आज तक कोई भी यानी कि कंपनियों की लिस्टिंग जारी नहीं की गई है। अब सेकंड आता है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप नो डाउट चांदना सर हैं या मेरे को लाइन पे लेके, और मैं उनको मतलब एक तरीके से सेटिस्फाई करूंगा कैसे जस्टिफाई कराना है। सेकंड आता है कितने दिन कंपनी चलेगी या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत रेज होता होगा। यानी कि इवन ये मान के चलिए कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी से कोई यूटेक के अंदर आता है तो मिशन विजन क्या है, कंपनी कितने दिन चलेगी, तो ये सारी चीजें आप झेलते होंगे। तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं कि आप सभी भी जानते भी होंगे कि कंपनी कितने दिन चलेगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वैसे मैं कहूं तो ये मान के चलिए कि इसको आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके लिए अपने को एक यानी कि पैमाना कह सकता हूं मैं, वो होना चाहिए कि कंपनी की कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कंपनी ओवर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं कर रही है। कंपनी मनी होल्डिंग कितना कर रही है। ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्लान या इन्वेस्टमेंट तो नहीं कराती डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि सर आप इतने रुपए लगा के आइए, या 50,000 की आईडी लगा के आइए, या इतने प्रोडक्ट परचेज करके आइए, तो वगैरह वगैरह ऐसी चीजें, यानी कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी कराती है तो उसका फ्यूचर क्या है, ये आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं। कंपनी डायरेक्टर्स की प्रोफाइल क्या है, यानी कि जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी मैनेज कर रहे हैं, क्या उन्होंने काफी पहले कोई कंपनियां चलाई, कितने दिन चलाई, क्यों कंपनी वाइंड अप हुई, तो ये सारी चीजें वहां पर मैटर करती है। कंपनी प्रोडक्ट्स हैं वो कितने सस्टेनेबल हैं, डेली नीड्स के हैं या नहीं है। अगर कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लेके चल रही है, डेली नीड्स की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं, तो उसका फ्यूचर आप भली भांति जान सकते हैं। कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल कैसी है, कंपनी कमिटमेंट या कंपनी मैनेजमेंट ने जो कमिटमेंट किया है वो फुलफिलमेंट के साथ में क्या उनका यानी कि एक्सपीरियंस रहा है। कंपनी प्रोडक्ट सर्विसेज का जो भी प्लेटफॉर्म पर कंपनी लेके चल रही है सर्विस और प्रोडक्ट्स, उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या वो लंबे टाइम तक चलते रहेंगे, तो ये वगैरह वगैरह ऐसी चीजें। कंपनी वर्किंग स्टाइल या ट्रांसपेरेंसी कैसी है, तो ये चीजों पर आप अच्छी तरीके से भली भांति यानी कि जो पैमाने के कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप खुद जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी कितने दिन चलेगी। अब मैं बात करूं यूटेक की।
यूटेग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 साल अपना कंप्लीट कर चुकी है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी आप भलीभांति जानते हैं। कंपनी कितना मनी होल्डिंग करती है ये भी आप भलीभांति जानते हैं कि कंपनी कभी भी ओवर लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, ना ही कभी करेगी। कंपनी मनी होल्डिंग जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंस्टेंट पे आउट है, और जो भी रैंक फंड्स वगैरह का है तो वो हर 5 मंथ की 5 तारीख को आपके सामने आता है। बात करूं कंपनी इन्वेस्टमेंट, कंपनी कभी भी यूटेक आपको ये नहीं कहती कि आप इतने प्रोडक्ट बल्क में परचेज करिए या इतने की आईडी लगा के आप आइए। कंपनी का एक मतलब एक मान के चलिए कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी अपना जो बिजनेस प्लान का रोड मैप है वो आपके सामने रखे हुई है। कंपनी डायरेक्टर्स की प्रोफाइल क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। कंपनी प्रोडक्ट्स कैसे हैं अब ये आपके सामने है। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनका फ्यूचर क्या है, क्या कभी कोई सर्विस से बंद तो नहीं होगी, क्या रिचार्ज कभी बंद हो जाए, या कोई मान लो आपके टी शर्ट्स हैं या कोई भी वेलनेस के प्रोडक्ट हैं या जो भी यानी कि प्रोडक्ट्स अपने लिस्टिंग में हैं कंपनी के, उनका फ्यूचर क्या है, डेली नीड के हैं या नहीं है वो भी आप भली बात जानते हैं। कंपनी की वर्किंग प्रोफाइल क्या है, आज 3 साल कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी मैनेजमेंट जो भी कमिटमेंट लेके चला है उसका कितना फुलफिलमेंट किया, उन पर कितना खरा उतरा, या कोई ऐसा लीडर तो नहीं जिसका कंपनी कोई पैसा लेके बैठी या दबा के बैठी, या किसी का एक पैसा भी कंपनी पर बाकी हो। तो ये चीजें ओवरऑल मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं। कंपनी का फ्यूचर स्कोप, जो भी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं वो आप भली भांति जानते हैं कि जो भी सर्विसेज हैं नीडेबल हैं, वो रेगुलर अपने को चाहिए होती है, चाहे वो पर डे की हो चाहे मंथली चाहिए या ईयरली चाहिए, यानी कि उनका क्या स्कोप है आप अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। कंपनी का वर्किंग स्टैंड स्टाइल है जो ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो 3 साल का जो आपका अनुभव रहा है, जो भी लंबे टाइम से यानी कि कंपनी के साथ काफी टाइम निकाल चुके हैं या जो नए हैं, उनके सामने अभी देखना है, या जो पहले के लीडर्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यानी कि एक जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी कितने दिन चले, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी, कभी जाने वाली कंपनी कोई भी होगी वो ये नहीं कहेगी कंपनी इतने दिन चलेगी। ये अपने को जस्टिफाई करना होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस नेचर है, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, क्या ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को जस्टिफाई करना होता है। अब मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और रेज होता है कि सर ये कंपनी आई और आते ही नई नई कंपनी यूपीआई लेके आ गई। मैं आपको बता दूं कि काफी कंपनियां होती हैं जो एक डीएमटी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर होता है, एक सर्विस होता है, उसको कुछ चार्जेस होते हैं, उनको कंपनी वेयर करती है। जैसा कि यानी कि कंपनी के एक बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग उनका मैनेजमेंट का एक रहता है कि वो कैसे उसको सर्विस को लाइव रखें। वो वहाँ के चार्ज किस वे में, या एडमिन चार्ज या जो भी चार्जेज हैं ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह के नाम से वो वसूल है, या ना भी वसूल है तो वो हिडन जो भी चार्जेज होते हैं उनको कहीं दूसरी साइड से मैनेज करते हैं। रही बात डीएमटी की, तो डीएमटी यूटेग यानी कि अगर आप पहले के लीडर हैं यानी कि इनिशियल स्टेज से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी होगा कि वो डीएमटी कंपनी ने लाइव रखा था करीब करीब 6 महीने, तो उसके बाद वो कंपनी ने अपने सिस्टम से हटा दी। अब उसके कई रीजन हैं, कई रीजन होते हैं, तो इसलिए कंपनी ने उसको हटाया। अब बात आती है यूपीआई, काफी जो कंपनियां हैं नई नई जो ये मुगालता में रखती है कि सर हम फर्स्ट में आए यूपीआई ले आए, लेकिन मैं ये दावे के साथ ठोक के कह सकता हूँ, मैं कई लीडरों के साथ बोलता हूँ, लीडरों से, कि वह आप अगर कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट या एमडी सीएमडी डायरेक्टर जो भी है आप मेरे को लाइन पे ले लीजिए, मैं उसकी हवा निकालता हूँ कि यूपीआई आती कैसे है। एक्चुअल में बताऊं कि जैसा कि आप सभी को नॉलेज भी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज तक कोई भी कंपनी नहीं है जिसके पास यूपीआई हो। और यूपीआई कोई छोटी मोटी चिड़िया का नाम नहीं है, या यूं कहूं कि कोई ऐसा कोई जलेबी या हलवा नहीं है जो कोई भी लाके और डे फर्स्ट में कि नई कंपनी आई रजिस्टर्ड हुई और यूपीआई आ गई।
ऐसा अगर कोई मैनेजमेंट बोल रहा है, कोई कंपनी बोल रही है, इसका मतलब ये तय मान के चलिए कि उस बंदे को नॉलेज जीरो है लीगल की। क्योंकि यूपीआई लाना, आज करीब करीब 30 या 32 कंपनी ऐसी हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि ई कॉमर्स वगैरह सारा कुछ मिला के चलें, तो केवल यानी कि 30+ सर्विस कंपनीज मान लीजिए जिनके पास यूपीआई है। और यूपीआई के लिए हम यानी कि दृढ़ संकल्पित हैं कि जो भी कंप्लाइंस हैं वो हम फुलफिल करके चल रहे हैं, और जो बाकी हैं उनकी ओर हम फोकस करके चल रहे हैं। हम मतलब ये मान के चलिए, ठान के चल रहे हैं कि कंपनी पहली यूटेक बने इस इंडस्ट्री की जो यूपीआई लेके आए। अब उसमें क्या चीजें हमें चाहिए फुलफिल करना, या जो भी आरबीआई या एनपीसीआई के अकॉर्डिंग जो कंप्लायंस कंप्लीट करनी है, उसमें कुछ जो जैसे कि कंपनी का टर्नओवर होता है, कंपनी के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वगैरह एक दो चीजें हमारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो उनका हम यानी कि रोड मैप बना के चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी का फर्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर था उसका टर्नओवर क्या था, सेकंड का क्या था, अभी थर्ड का हम करीब करीब मान के चलिए, जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च आना बाकी है। हम 100 से 125 CR के आसपास यानी कि नियर अबाउट मान के चल रहे हैं अपना टर्नओवर का। यानी कि एटलीस्ट मान के चलिए 100 CR हम क्रॉस करेंगे। और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसका हम 1000 CR का एक प्रोजेक्टेड टारगेट लेके चल रहे हैं कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम से कम कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर रहे। और इसका फोकस हम यूपीआई की वजह से कि जो भी कंप्लायंस है वो हम कंप्लीट करें, तो जो प्रोजेक्टेड टारगेट है वो हम लेके चल रहे हैं। और कभी भी इस मुगालता में नहीं रहे कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यूपीआई लेके आ गई। अगर कोई ये कहता है तो श्योर मान के चलिए कि उनकी लीगल जीरो है, केवल फेकालॉजी है। और कंपनी 3 साल से पहले तो कोई ला ही नहीं सकती, क्योंकि 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होती है। उसके बाद में डायरेक्टर्स जो प्रोफाइल है, कंपनी का टर्नओवर है, कंपनी का ट्रांजेक्शन्स है, तो ये यानी कि हवा हवाई होती है। एक कंपनी अभी जैसे मेरे नॉलेज में मेरे कई लीडर ने बताया कि सर, वो कंपनी फर्स्ट में नाम तो नहीं लूंगा, कि सर आ गई, अभी कुछ ही दिन पहले वो कंपनी आई है। कंपनी धड़ल्ले से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोगों को बेवकूफ बना रही है। और जो जिसको भी लीगल का नॉलेज है, एमसीए गाइडलाइन को जिन्होंने भली भांति जाना हुआ है, समझा हुआ है, मैं कह सकता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग एमसीए गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लीगलाइज नहीं है। अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है तो वो कंपनी वाइंड अप होने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा, ये आप तय मान के चलिए। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट की नजर में नहीं आए तब तक वो यानी कि पब्लिक को लूट सकते हैं। और डीएमटी के थ्रू यानी कि लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका होता है, जो नासमझ होते हैं बेचारे, काफी जैसे कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कि सर ये यूपीआई आ गई। तो ऐसी अगर कोई भी आपके पास क्वेरी आती है, तो आपके जो टॉप लीडर्स हैं उनके थ्रू आप मेरे को कनेक्ट करिए। और कोई भी लीडर हो इस इंडस्ट्री का, अगर लीगल पे ये मान के चलिए कि 1 मिनट में हवा ना निकाली, तो बाद में यूटेक करने का भी कोई मतलब नहीं है। तो अपने को एक यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर अपन कोई लीगल वे में बात कर रहे हैं तो एक्चुअल लीगल वे में ही होनी चाहिए। तो ओवरऑल जैसा कि मैं बताऊं, अभी आपको बता रहा था, यूपीआई कंपनी उसके लिए जो भी रोड मैप है, ये जो कंप्लायंस है, उसका रोड मैप बना के चल रही है। हमारा नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का 1000 करोड़ का हम प्रोजेक्टेड टारगेट लेके चल रहे हैं। अब वो कैसे पूरा होगा, क्वेश्चन रेज होता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूटेक का फर्स्ट ईयर का 3 करोड़ था, सेकंड ईयर का टर्नओवर 17 करोड़ रहा है, और थर्ड का हम 100 CR 100 करोड़ के आसपास मतलब होने को है। और जो फोर्थ ईयर का रहेगा तो वो हम 1000 करोड़ का लेके चल रहे हैं। उसका रोड मैप क्या रहेगा, कि जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी यानी कि 9 से 10 क्लास के अंदर ट्रेडमार्क जो होता है, जो सेगमेंट होते हैं, उसके अंदर 9 से 10 क्लास के अंदर रजिस्टर्ड है। जो ट्रेडमार्क क्लास होती हैं, जैसा कि मैं ये भी बता दूं आपको, कंपनी यूटेक क्लास 25, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44 और 45। यानी कि 25 के अंदर आता है क्लॉथिंग, फुटवियर एंड हेडर वगैरह। 35 के अंदर आता है एडवर्टाइजिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, ऑफिस फंक्शंस वगैरह।
36 के अंदर आता है इंश्योरेंस, फाइनेंस, रियल एस्टेट अफेयर्स। 37 के अंदर आता है कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, क्लीनिंग वगैरह सर्विसेज। 38 के अंदर आता है कम्युनिकेशन, टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह। 41 के अंदर आता है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। 42 के अंदर आता है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। 44 के अंदर आता है मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज। और 45 के अंदर आता है लीगल एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये एक मैं आपको एक यानी कि हेडिंग बता रहा हूँ, जो भी क्लासेज हैं जिनके अंदर कंपनी यूटेक आपकी ट्रेडमार्क है। और कंपनी हर सेगमेंट को वन बाय वन करके टच करते हुए चल रही है और आगे चलेगी। यानी कि जो भी क्लासेज के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, उन सभी के अंदर आपको कंपनी का बिजनेस सामने मिलेगा, दिखेगा, और उसके अंदर आप अपना सेल परचेज करा पाओगे। उसके थ्रू कंपनी 1,000 करोड़ का जो टारगेट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लेके चल रही है, वो हमने प्रोजेक्टेड किया है। तो ओवरऑल मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि कंपनी का जो फ्यूचर है, जो सर्विसेज हैं उसके थ्रू या जो प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू, या कंपनी किन ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, वो सेगमेंट्स क्या हैं, क्लासेज क्या हैं, उन सभी के अंदर कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी। अब एक क्वेश्चन मेरे से रह गया था कि कंपनी जो मनी रोटेशन या पिरामिड, एक बार मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। काफी आप भली भांति जानते भी होंगे, काफी अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपकी मुश्किल से 5 मिनट और लूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिरामिड स्कीम या मनी रोटेशन क्या होता है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक्चुअल में जो इथिकल लीगल कंपनी है वो क्या होती है। आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट में करके बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जिनको अगर पता नहीं है। जैसा कि पिरामिड स्कीम या मनी रोटेशन या चिट फंड या जो भी नाम आप जानते हैं, उसके अंदर होता क्या है कि पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि जो कंपनी के फर्स्ट में लग गया इनिशियल स्टेज पर, वो सबसे ज्यादा कमाता है। जबकि इथिकल में क्या होता है, जो भी जेन्युइन कंपनी कॉमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही रहता है, नीचे वाला हमेशा नीचे ही रहता है। और ज्वाइनिंग से पैसा लिया जाता है, और ज्वाइनिंग से ही पैसा जनरेट करके कमीशन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप वापस समझिएगा कि जो पहले आया वो सबसे ज्यादा पाएगा। जो एक बार स्टैंड कर गया उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे इनकम के अंदर हो, चाहे टीम के अंदर हो, यानी कि टीम साइज या इनकम साइज। जबकि इथिकल में क्या होता है, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग के नाम से पैसा नहीं लिया जाता, ना ही कोई कमीशन दिया जाता। यहाँ पर आपको कोई भी या तो प्रोडक्ट होगा या सर्विसेज होगी। यानी कि कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया या परचेज कराया, कोई सर्विस आपने परचेज की या परचेज कराई, उसके द्वारा जो भी पैसा जनरेट होता है, वही पैसा इनकम में आएगा और वही कमीशन में जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपकी को क्लियर हो चुकी होगी। पिरामिड स्कीम में क्या होता है, नेटवर्क को वन मैन लीडरशिप चलाता है। यानी कि एक लीडर उस कंपनी को चलाता है, फिर उसका पूलिंग होता है, एक के बाद चार या चार के बाद ये कहूँ आठ या आठ का 16, ये जगह एक मतलब फिक्स कर दी जाती है। और बीच में खाली जगह रखी जाती है जहां पर लोग सेट किए जाते हैं। यानी कि ऊपर के लोग ऊपर सेट कर देते हैं, नीचे के लोगों को नीचे सेट कर देते हैं। अगर ऐसा है तो ये तय मान के चलिए कि वो पिरामिड स्कीम के तहत कंपनी आती है। इथिकल वे में जो कंपनियां चलती है, वहां पर क्या होता है, जो आदमी रिक्रूट होता है, यानी कि जो जुड़ता है आता है, वो प्रोडक्ट अगर उसको लगता है कि अच्छा है या मेरे नीडेबल है, तो मैं इसको खरीदूं या यूज करूं। और जैसे एक ट्रेडिशनल बिजनेस का एक नेटवर्क होता है उसकी तरह, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग ग्राहकों का भी एक नेटवर्क बन रहा है। तो ये मान के चलिए कि वो इथिकल कंपनी है। यानी कि कोई भी जो बंदा आ रहा है, वो अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस अपनी सहमति से, सहमति यूं कहूं या अपने विवेक से वो ले रहा है कि भाई मेरे को लेना चाहिए, मेरे ये काम आ जाएगा या आएगा, या मैं लेता रहा हूँ ये प्रोडक्ट और यहाँ से मैं ले सकता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन है इस कंपनी का, जो ये
जिससे कंपनी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो वो ये मान के चलिए कि पिरामिड स्कीम के तहत नहीं आती, वो एक इथिकल कंपनी है। और अगर आपको यानी कि कोई भी, जैसा कि मैंने बताया कि पूलिंग के तहत या एक यानी कि नाम मात्र कोई प्रोडक्ट है, कोई वर्चुअल प्रोडक्ट है, उसका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है, ना आप डाउनलोड कर सकते, ना आप उसको रीड आउट कर सकते, तो ऐसा अगर है तो ये मान के चलिए वो पिरामिड स्कीम है। यानी कि आपको इथिकल कंपनी अगर देखना है तो आपके सामने प्रोडक्ट होना चाहिए, या तो आप उसको रीड आउट कर सकें या आपको उसको फिजिकली यूज कर सकें। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई पिरामिड स्कीम के तहत या चिट फंड या मनी रोटेशन के तहत कोई कंपनी चलती है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पर होता क्या है कि प्रोडक्ट होता ही नहीं है, प्रोडक्ट केवल नाम से दिखाया जाता है और उसके जरिए पैसा घुमाया जाता है। जबकि इथिकल वे में क्या होता है कि प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी जो भी प्रोडक्ट रखती है वो यूजेबल होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट को या सर्विस को सेल करते हैं, और जितना ज्यादा सेल करते हैं उतनी ज्यादा उनकी इनकम होती है, और अगर सेल नहीं करते हैं तो इनकम जीरो होती है। अगर ऐसा है तो कंपनी इथिकल है। बात करूं नेक्स्ट का, जैसे पिरामिड स्कीम के अंदर अगर आपने लेवल अचीव कर लिया, आप किसी भी लेवल पर स्टैंड कर गए, तो वहां पर उसकी इनकम फिक्स हो जाती है। यानी कि अगर वहां पर भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर आपको 50,000 आने हैं या 5,000 आने हैं, अगर आपने वो लेवल ले लिया तो वो आना ही है। अगर ऐसा है तो वो मनी रोटेशन या पिरामिड स्कीम का पार्ट है। और एथिकल वे में जो भी कंपनियां चल रही हैं डायरेक्ट सेलिंग, उनमें क्या होता है कि यहाँ पर आपने लेवल अचीव कर लिया, आपको इनकम आ भी सकती है ना भी आए, यानी कि वो फिक्स नहीं है। आप अगर हो सकता है एक महीने 5,000 कमा लो, हो सकता है उसी लेवल पे आप नेक्स्ट महीने 7,000 भी कमा ले, हो सकता है कि नेक्स्ट महीने आप 4,000 ही कमाओ। यानी कि वहां पर लेवल के अकॉर्डिंग फिक्स नंबर नहीं है। यानी कि आपकी जो इनकम है वो डिपेंड करती है कि टीम की क्या सेल परचेज रही है, क्या टर्नओवर रहा है। अगर ऐसा है तो वो कंपनी इथिकल है। नेक्स्ट बात करूं, पिरामिड स्कीम में कंपनी जो नेटवर्क बनाती है, ऊपर लग जाए वो ऊपर लग गया, जो नीचे लग गया वो नीचे लग गया, और आप कुछ भी कर लो, ऊपर वाले से नीचे वाला कभी भी अर्निंग में ज्यादा नहीं जा सकता। ये समझने की चीज है थोड़ा। जबकि इथिकल वे में जो कंपनियां चलती हैं उनमें लीडर नेटवर्क बनाते हैं, वो अपना नेटवर्क खुद का जो बनाते हैं उसके नीचे वाला भी ऊपर वाले से ऊपर रैंक ले सकता है। अब मैं जैसे बात करूं आपकी टीम के अकॉर्डिंग ही, जैसे आज चांदना सर हैं, आज प्लेटिनम है, हो सकता है चांदना सर के डाउन में कोई आज प्लेटिनम बन के इनसे पहले डायमंड बन सकता है, और इनसे ज्यादा भी कमा सकता है। जैसा कि आपको मैं और एक एग्जांपल दूं, जैसे कि कंपनी के 3 डायमंड हैं, उमेश पाल सर हैं, देवेश सर के अपलाइन हैं, जबकि देवेश सर उनसे पहले डायमंड बने, उनसे ज्यादा इनकम करते हैं। यानी कि अपलाइन से ज्यादा इनकम उनके डाउनलाइन की है। तो ये एक बड़ी पहचान है जो इथिकल कंपनियों की होती है, कि वहां पर वो नीचे वाला बंदा भी ऊपर वाले से ज्यादा पैसा या इनकम जनरेट कर सकता है, रैंक ले सकता है, और उससे ज्यादा टीम बिल्ड कर सकता है। जबकि वहां पर जो एक बार जगह फिक्स हो गई, ये मान के चलिए कि उससे नीचे वाला कभी ऊपर नहीं जा सकता, चाहे वो टीम साइड हो और चाहे इनकम साइड। मेरे ख्याल से ये तो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आता है पिरामिड स्कीम में पैसा निवेश होता है, यानी कि ओनली ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। जबकि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग जो भी कॉन्सेप्ट है उसके तहत इथिकल वे में अगर बात करें, तो पैसा निवेश कभी नहीं होता। यहाँ पर केवल और केवल प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज और सेल किया जाता है। नेक्स्ट बात करूं मैं, पिरामिड स्कीम में या चिट फंड या मनी रोटेशन जो भी हैं, इसमें लेवल है तो आय निश्चित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पर कोई भी आय निश्चित नहीं होती। अगर आय निश्चित नहीं है तो दैट मीन्स इथिकल वे में हम काम कर रहे हैं।
इसमें वर्चुअल प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है, किसके अंदर, पिरामिड स्कीम में या मनी रोटेशन या चिट फंड वाली जो भी नेचर की कंपनियां हैं, उसमें वर्चुअल प्रोडक्ट मैक्सिमम होते हैं। और उनकी कीमत अगर 1 रुपए की किसी, यानी कि वैल्यू फॉर जो मनी होती है, अगर कोई प्रोडक्ट वर्चुअल है और उसकी कीमत अगर मान लो 50 रुपए है, और उसके नाम से 50,000 या 5,000 या 20,000 या 10,000 जो भी पैसे वसूल किए जा रहे हैं, तो ये तय मानिए कि वो मनी रोटेशन हो रहा है। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट अगर वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि 1 रुपए का प्रोडक्ट है और उसको अपन 100 रुपए में सेल। जबकि इथिकल वे में क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो भी कंपनियां होती हैं, उसमें प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होता है, उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। अब प्लस माइनस हो सकता है कुछ, जो भी कंपनियों का अगर कंपेयर करें तो उसकी क्वालिटी, उसकी पैकेजिंग वगैरह, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह, और ये ओवरऑल मतलब ये है कि कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 रुपए या 5 रुपए की कीमत की जो चीज है उसके 500 रुपए कोई वसूले। नेक्स्ट क्या होता है कि पिरामिड स्कीम के अंदर रातों रात अमीर बनने के या बनाने के सपने दिखाए जाते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पैसा आता रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, घर बैठे इनकम आएगी, ऑटो पूल प्लान है, पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। अगर ऐसा कोई आपको झांसा दे रहा है, तो ये तय मानिए या तो उनको नॉलेज नहीं है, या उनको बिजनेस प्लान का पता नहीं है। और वो अगर ऐसा है, उस बिजनेस प्लान के अंदर कंपनी के आरओआई प्लान है, तो ये तय मानिए कि वो पिरामिड स्कीम है, मनी रोटेशन है, एक तरीके से चिट फंड अपन कह सकते हैं। उस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है। जबकि एथिकल वे में आप ये जानते भी हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू और मनी, यानी कि प्रोडक्ट होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए, और यूजेबल प्रोडक्ट होना चाहिए। सेल परचेज के आधार पर ही इनकम जनरेट होती है या होनी चाहिए। और बिजनेस जो रन हो रहा है किसी भी कंपनी का या लीडर का, उसका वर्किंग प्लान के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर टीम बन रही है, टीम वर्क कर रही है, सेल परचेज हो रहा है, तो इनकम जनरेट हो रही है, वरना नहीं हो रही, तो ये तय मानिए कि वो आपकी इथिकल कंपनी है। तो ये चीजें हैं, आप काफी जानते होंगे, समझते भी होंगे, और काफी जो नहीं समझते, मैं ओवरऑल आपको बताना चाहूंगा कि इन चीजों पर सबसे पहले होता क्या है कि लोग मोटिवेट होके किसी रिश्ते, यारी दोस्ती के उसमें आके, और जिनको नॉलेज नहीं होता वो किसी भी कंपनी से जुड़ जाते हैं। बाद में पैसा कि सर या तो पैसा नहीं आ रहा, कंपनी को बदनाम करते हैं, या जो कंपनी मतलब जैसे वो मदारी वाला काम होता है कि 1-2 घंटे के लिए वो खेल दिखाता है और अपने इन्फ्लुएंस में लेता है। तो उस तरीके से पिरामिड स्कीम होती है। अगर एथिकल वे में आप काम कर रहे हैं या जिस कंपनी से जुड़े हैं, तो ये तय मानिए कि वहां पर आपको काम करना ही होगा, उसका प्लान वर्किंग प्लान ही होगा। अगर नहीं है तो उस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ओवरऑल मैं आप सभी को अगेन इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आप यूटेक को जस्टिफाई करिए, समझिए। यहाँ पर आप रैंक के अकॉर्डिंग आप देखते भी होंगे कि रॉयल्टी क्या आती है, पर डे चेंज होती है। यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि प्लेटिनम या डायमंड या गोल्ड या सिल्वर की यही एक लेवल लेने के बाद फिक्स हो गई, ऐसा नहीं है। यहाँ पर रोज यानी कि फ्लैक्चुएट होती है। किसी दिन मान लो क्या रॉयल्टी आ रही है, किसी लीडर की क्या इस महीने की इनकम रही है, किसी लीडर की क्या पिछले महीने की इनकम रही है, किसी की क्या नेक्स्ट होने वाली है। तो ये फ्लैक्चुएशन आप देख पाते होंगे। ये सारी चीजें आप जस्टिफाई कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ आप यूटेक को रख के। और यूटेक का क्या बिजनेस प्लान है ये आप भली भांति जानते हैं, और ये सारी चीजों को आप इनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और तब भी अगर आपके कोई मन में क्वेरी या कोई भी डाउट होता है, तो नो डाउट आप आपके अपलाइन को लेके मेरे से डायरेक्टली भी इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, हो सकता है आपको ये सेशन बोरियत लगा हो, टाइम भी मैं काफी ले चुका हूँ, और इसके लिए मैं आप सभी का, आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरे को सुना, मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और शुक्रिया करता हूँ। और ये नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, अगर आप एक लॉन्ग मिशन विजन के साथ इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं और इसमें अपने जो सपने हैं उनको साकार करना चाहते हैं या साकार करने जा रहे हैं, आप एज ए कैरियर बेसिस कंपनी को या इस इंडस्ट्री को लेके चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपकी नॉलेज में होना चाहिए।
उसके बाद आपको आपका मिशन विजन या जो भी सपने हैं उनका रोड मैप बना के आपको वर्क करना है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर दिया या अवेयर होके नहीं चले तो ये तय मानिए कि आपको कहीं न कहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर लुटेरे इतने बैठे हैं कि हर पग पर आपको यानी कि संभल कर चलना है। काफी लोग क्या है कि मुगालता में लाके एक मदारी की तरह रूप बना के चीजों को क्या होती है क्या दिखा के फंसाते हैं, लुभाते हैं। तो इन सारी चीजों से अपन तभी बच सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में, यानी कि लीगल एंटिटी क्या होती है, क्या होनी चाहिए, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बिजनेस नेचर है, वर्किंग स्टाइल है, वो है या नहीं है, क्या पिरामिड स्कीम होती है, क्या चिट फंड होता है, क्या मनी रोटेशन होता है, और एक्चुअल में जो एथिकल कंपनी है उनका रोड मैप या उनका जो बिजनेस नेचर है या जो प्रोडक्ट सेलिंग या जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या होती है, ये अपनी नॉलेज में होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को जिनको नॉलेज होगी बहुत अच्छा, वेल एंड गुड है, जिनको नहीं है ये सारी चीजें ध्यान में रख के चलेंगे। तो मैं आप सभी का तहे दिल से अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।